नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल सी पीटी 2023 के लिए अंकित भाटी सर की न्यू बुक कवर कर रहे थे, जो कि रोजगार पब्लिकेशन की है। इसमें हम लोग जो है इतिहास का पूरा पोर्शन समाप्त कर चुके हैं और लास्ट वाली लेक्चर में यानी तीसरे लेक्चर में जो है आपका जितने भी एमसीक्यू इससे बनने वाले थे सारे एमसीक्यू भी करा दिए गए हैं, तो उसे जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है और प्लेलिस्ट आप लोग चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे, तो प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बनाए रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभ से। दिया गया है आपका, राष्ट्र एक भावनात्मक अमूर्त इकाई मानी जाती है। यहाँ से देखते हैं मानी जाती है, और जब किसी राज्य के लोगों में रीति रिवाज, परंपरा, विरासत, संस्कृति आज के आधार पर एकता का बोध होता है, तो यही भावना राज्य को राष्ट्र में बदल देती है। यह जो है परिभाषा के तौर पे हम देख सकते हैं। आगे देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण। आधुनिक शिक्षा व मध्य वर्ग का उदय, रेलवे, डाक तार जैसे तीव्र संचार परिवहन व्यवस्थाओं की स्थापना हुई थी। प्रेस व साहित्य की भूमिका थी इसमें। आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण था। भारत में गौरवमयी अतीत की खोज हो गई थी। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं, भारत में गौरवमयी अतीत की खोज की बात यहाँ पर आ जाती है। और सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन व विवेकानंद जैसे विचारकों की प्रेरणा मिली थी। वायसराय लिटन व कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति आ गई थी। इल्बर्ट बिल विवाद आया था। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रवाह इस पे रहा था। सामाजिक आर्थिक सुधार का प्रयास, मध्यम वर्ग उदय तथा ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दिया। आगे देखते हैं, पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया गया है। यहाँ से आपका मेन पोर्शन शुरू होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। प्रथम चरण की अगर बात करें तो यह 1885 से 1905 तक का समय माना जाता है। द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक का समय है। और तीसरी चरण आपका 1919 से 1947 तक का चरण माना जाता है। गांधी युग के बारे में भी यहाँ से हम देखते हैं। आगे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी कर रहा था, जो पश्चिम में उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित। आगे देखते हैं हम लोग, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन कौन सी संस्थाएं थे, इसके बारे में देखते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान अपनी मांग रखने के लिए संगठन निर्माण की प्रक्रिया 1830 के दशक में शुरू हुई, किंतु आरंभ में इन संगठनों का नेतृत्व वर्गीय स्वार्थी हितों पर आधारित था। किंतु 1870 के दशक आते आते संगठनों की स्थापना व नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग करने लगा। आरंभ में क्षेत्रीयता का भाव अधिक था, इसलिए बंबई प्रेसिडेंसी व मद्रास महाजन सभा जैसे संस्थाएं बनी। किंतु धीरे धीरे राष्ट्रवाद की बढ़ती चेतना ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि एक बृहद राष्ट्रीय मंच स्थापित होने लगा। इसी की परिणति अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है ना। तो जैसे राष्ट्रीय एकता जो पूरे भारत में एक साथ जब फैली, तो उसी का दिन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आगे देखते हैं, द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। यह संगठन जमींदारों के हितों की रक्षा को समर्पित था। आगे देखते हैं, ब्रिटेन में भारतीय जमींदारों के हितों को सरकार से अवगत कराने हेतु 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सन याद रखिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा।
अगला पॉइंट है 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराना था। अगला है 1870 में राणा डे वासुदेव एस.एच. सिपलुकर जोशी के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, जो एक सामाजिक राजनीतिक संगठन और सरकार व जनता के बीच सेतु के रूप में सामने आया। अगला पॉइंट है 1875 ईस्वी में शिशिर घोष द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके पेपर में छपने वाला है कि इंडिया लीग की स्थापना किसने और कब किया था। तो शिशिर घोष ने किया था 1875 में। अगला पॉइंट है 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगले पेज पर आएंगे, यहाँ से हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में देखेंगे। दिया गया है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है आयोजित किया। आगे देखते हैं, कांग्रेस का स्थापना सत्र पहले पूना में आयोजित होना था, परंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसका स्थापना बदलकर बंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकांश पत्रकार व वकील थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव बिमोश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी को मिली थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयबजी ने की, जो कि कांग्रेस के पहले मुंतजिम अध्यक्ष बने और एक क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की, जो कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। देखा जाए तो पहले विदेशी भी कहा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। यह भी आपका फैक्ट है। आगे देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े सबसे प्रचलित विवाद सेफ्टी वाल्व सिद्धांत है, जिसके अनुसार कांग्रेस ने जानबूझकर सिविल सर्वेंट ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई थी। इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचार लाला लाजपत राय ने किया और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही बने थे। विलियम वेडबर्न ने ह्यूम की जीवनी लिखी है। यह जो है कांग्रेस की स्थापना से लेकर उससे जो भी क्वेश्चन आने वाले थे सारे के सारे दिए गए। आगे देखते हैं, कांग्रेस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से हुई है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। आगे देखते हैं, कांग्रेस से संबंधित जो है विशेष टिप्पणी, यानी कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह जो है बंकिम चंद्र भट्टाचार्य ने कहा था। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था। आगे देखते हैं, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, यह जो है अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। ये जो कोट पूछा जाता है इसे आप लोग याद में रखेंगे। वह जनता के अल्पसंख्यात्मक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यह लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस के बारे में। यहाँ से जो है फैक्ट
सारे समाप्त होते हैं। आते हैं अगले पेज पर। यहाँ से देखते हैं, दिया गया है आपका 1941 से 45 ईस्वी तक, ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। इस कारण अबुल कलाम आजाद ने लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि जो है उसमें नया कार्यकाल हुआ नहीं तो कोई अध्यक्ष चुना ही नहीं गया था। महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे, 1896 ईस्वी में पहली बार गरम पंथियों द्वारा वंदे मातरम गाया गया तथा 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन गाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 ईस्वी में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन पूर्वोत्तर क्षेत्र के गुवाहाटी शहर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को विघटित करने की सलाह दी थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता के लिए की गई थी, तो स्वतंत्रता मिल गई, उसके बाद जो है इसका विघटित करने की सलाह किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। अब आता है आपका उदारवादी चरण, जो कि आपके 1885 से 1905 तक का समय उदारवादी चरण माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है उदारवादी नेताओं की बात की जाती है। कांग्रेस का आरंभिक नेतृत्व उदारवादी कहलाया, क्योंकि वे संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति चाहते थे। इनका लक्ष्य अनुनय विनय, प्रतिवेदन, भाषणों तथा लेखों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सम्मुख अपनी मांग प्रस्तुत करना था। उदारवादियों का प्रारंभिक मांगों में राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक विषय शामिल किए गए, किंतु आरंभ में सामाजिक विषय को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उभर सकती थी। औपनिवेशिक शासन की आर्थिक समीक्षा उदारवादियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई, क्योंकि आरसी दत्त व नौरोजी जैसे विचारकों ने भारत की गरीबी, भुखमरी, अकाल का कारण ब्रिटिश आर्थिक नीति को माना था। अगले पेज पे आएंगे, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। अब देखते हैं उदारवादियों की क्या क्या मांगे थी। प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों में सिविल सेवा के भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तक चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग की गई थी। न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से पृथक किया जाए, ये भी मांग थी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया गया था उदारवादियों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य की ओर से कल्याणकारी कार्यों की मांग, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार तथा तकनीकी व उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई थी। सिंचाई योजना, कृषि बैंकों की स्थापना की मांग की गई थी। अब यहाँ से देखते हैं उदारवादी नेताओं के प्रमुख कौन कौन थे जो उदारवादी नेता कहलाते थे। क्वेश्चन आपकी 4 ऑप्शन दे देगा, पूछा जाएगा इसमें से कौन उदारवादी नेता है या इसमें से कौन उदारवादी नेता नहीं है। यह क्वेश्चन लगातार आता रहा है। तो इसमें आपके सबसे पहले नाम दादा भाई नौरोजी का आता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, मदन मोहन मालवीय हैं और दिनसा वाचा हैं। ये सब जो है उदारवादी के प्रमुख नेता हैं। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, ये सब फैक्ट है, यहाँ से देखेंगे। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह जो है इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्र निकाला और ए नेशन इज द मेकिंग नामक एक पुस्तक लिखी थी। अगला पॉइंट, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे देखते हैं, उग्रवादियों ने उदारवादियों की आलोचना करते हुए कहा है कि यह नेतृत्व भिक्षुक की तरह है और यह कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता है। साथ ही कांग्रेस को 3 दिवसीय तमाशा कहा। किसने? उग्रवादियों ने। उग्रवादियों में जो है लाल बाल पाल आते हैं, इनकी बात आगे की जाएगी।
अब देते हैं उग्रवादी चरण। ठीक है, 1905 से 1919 तक का समय जो है भारतीय राष्ट्रीय का उग्रवादी काल कहा जाता है। उदारवादी की असफलता के बाद मुख्यतः युवाओं ने गैर संवैधानिक तरीके से अपनाते हुए स्वराज को अपना लक्ष्य चुना, इसलिए वे उग्रवादी कहलाए। उग्रवादी नेताओं में उग्र राष्ट्र को जन्म देने वाले के कारण क्या क्या थे? पहला है, गौरवमयी अतीत की खोज कर रहे थे। 1896 से 19 तक के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में आयोजन हुआ, जिसमें भारी व्यय किया गया। विवेकानंद जैसे विचारकों की प्रेरणा मिली वहां पर। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सजा दिया गया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण जो है उग्रवादी लोगों को तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव भी पड़ा था। उग्रवादी मूलतः पुनर्स्थापनावादी थे, अर्थात अपने प्राचीन मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए उन्हें पश्चिमीकरण व अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया और स्वदेशी समर्थन किया। अब देखते हैं जो है उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यानी जो नरम दल, इसे बोला जाए तो उग्रवादी बोलना अच्छा शब्द नहीं लग रहा है, इसे गरम दल की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गरम दल के नेता कौन थे, ठीक है ना। उग्रवादी थोड़ा ऐसा देखने में लग रहा है, तो या तो उग्र राष्ट्रवादियां बोला जाए या तो गरम दल के नेता जो हैं। आपके पेपर में अक्सर जो है गरम दल की बात ही की जाती है। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लिया जाए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल उग्र राष्ट्रवादियों के 3 प्रमुख नेता थे। तिलक ने केसरी, ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया तथा लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की इन्होंने। आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दिया है। वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है और किसने किया कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखते हैं, अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड्स नामक चर्चित लेख लिखकर भारत में पहली बार निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार रखा। डिवाइन लाइफ अरविंद घोष की सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। लाल बाल पाल को उग्रवाद का त्रिमूर्ति कहा जाता है। यानी लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो है उग्रवाद के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहली बार अध्यक्षता की थी। स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन के बारे में देखते हैं, जो कि 1905 का समय देखा जाता है। वैसे तो सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन का विचार सामने आया, जिसका राष्ट्रवादियों ने प्रबल विरोध किया था, किंतु इसके बावजूद लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और इसी चेतना को नष्ट करने हेतु बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन का एक और कारण हिंदू व मुस्लिम धार्मिक आधार पर विभाजन करना था। बंगाल के विस्तृत क्षेत्रफल व प्रशासनिक असुविधा को आधार बनाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, यथा पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो है 2 भागों में बंगाल को बांट दिया। कर्जन की वास्तविक मंशा फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे।
जहां की जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान तथा 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। बंगाल विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, जिसकी कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। आगे देखते हैं। समस्त बंगाल में सभा समितियों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन के दौर शुरू हो गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। सभी राष्ट्रवादी नेताओं व संस्थाओं ने बंग भंग का विरोध किया, किंतु 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। यहीं पर आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की बात भी होती है। आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है कि यह निर्मम भूल है। कांग्रेस ने 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव शीघ्र ही देखने को मिला। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, बंगाल विभाजन के समय इन्होंने लिखा था। स्वदेशी आंदोलन ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में लिया, जिसमें जमींदार, शहरी वर्ग, निम्न वर्ग, छात्र तथा महिलाएं भी शामिल थीं। किसानों एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा। महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। बंग भंग के विरोध में शीघ्र ही स्वदेशी आंदोलन लोकप्रिय होने लगा। वस्तुतः स्वदेशी विचारधारा तो 19वीं सदी के अंत में ही प्रचलित हो चली थी, किंतु अब इससे आंदोलन का रूप धारण कर लिया। स्वदेशी आंदोलन ने भारत का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्य भी शामिल किया गया और सभी महत्वपूर्ण विषयों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया। बंगाल में राष्ट्रीय कॉलेज खोला गया, जिसके प्रथम प्रधानाचार्य अरविंद घोष बने। रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा डाउन सोसाइटी की स्थापना की गई। ये सब देखिए बंगाल विभाजन के समय सब जो है समितियां या सोसाइटी बनी थी, इसे जो है फोकस में रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। 1906 ईस्वी में जब बारी साल नामक स्थान पर अब्दुल रसूल की अध्यक्षता में शोषणकारी करों के विरोध में शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कराया। कुछ विद्वान इसे बंगाल का जलियांवाला बाग कहते हैं। बंग भंग के भारी विरोध देखते हुए अंततः 1911 ईस्वी में यह निर्णय वापस लेना पड़ा और इसी वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। कब की गई? कलकत्ता से 1911 में, और 1911 में ही बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया था। अब देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इस दौर की क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य कारण अलग अलग क्षेत्र में प्रशासनिक शोषण और अधिकारियों का दुर्व्यवहार रहा। 1896 ईस्वी में एक छोटे अफ्रीकी राष्ट्र अबिसिनिया इथियोपिया द्वारा इटली को पराजित करना और 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराना। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक पर महाराष्ट्र में राजद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। वह
आगे देखते हैं, वह 18 माह की कड़ी सजा काटी। इन्हें जो है जब माफी मांगने से इनकार कर दिया तो 18 माह की सजा हो गई थी। पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड तथा आयस्ट की 22 जून 1897 ईस्वी को चापेतकर बंधुओं ने हत्या कर दी, क्योंकि प्लेग की जांच के बहाने युवाओं का शोषण किया जा रहा था। कालांतर में चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दी गई थी। आगे देखते हैं, 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर के बदनाम न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका और असफल रहने के बाद प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ने वाले भारत के सबसे युवा शहीद बने। क्योंकि जो है उसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को जो है पकड़कर फांसी दे दी गई थी और जो है सबसे युवा थे। 1915 में जब राजनीतिक डकैतियां अपने चरम पर थी तो बालासोर में बाघा जतिन शहीद हो गए थे। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो अभिनव भारत पहले जो है मित्र मेला के नाम से जानी जाती थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए बंगाल में पहला क्रांतिकारी गुप्त संगठन अनुशीलन समिति 1902 में शुरू हो गई। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों ने बंगाल से प्रकाशित हुए, जिसमें प्रमुख हैं, देखिएगा, ब्रह्मबंधन उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम तथा भूपेंद्र नाथ द्वारा संपादित युगांतर इत्यादि हैं। आगे देखते हैं, बंगाल में एक महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके गए। बम की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए बोस जापान चले गए। अन्य गिरफ्तारी किए गए लोगों पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। क्रांतिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण पत्र युगांतर माना गया। इसके अतिरिक्त संध्या काल का भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र थे। अगला पॉइंट है, बारिंद्र कुमार घोष द्वारा रचित भवानी मंदिर भारतीय क्रांतिकारियों की पहली पुस्तक मानी गई तथा बाद में सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन को तो क्रांतिकारियों की अनिवार्य पुस्तक कहा जाने लगा। पंजाब में अजीत सिंह, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों का जन्म दिया। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन मोहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना की थी तथा भारत माता नाम से अखबार भी निकाला था। आगे देखते हैं, प्रथम चरण के क्रांतिकारियों ने बम और पिस्तौल की रणनीति से अंग्रेजों में भय स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। यद्यपि युवाओं को क्रांतिकारिता से जोड़ने के लिए संस्कृत और धार्मिक तत्वों का सहारा लिया गया था। अब देखते हैं इसके बाद भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी इसके बारे में। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया, जो भारतीय क्रांतिकारिता को प्रसारित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता था। मदन लाल ढींगरा व सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना से जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र निकाला तथा इंडिया हाउस की स्थापना की। बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में उस समय भारतीय क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने 1909 ईस्वी के बाद बर्लिन से ही अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद लाला हरदयाल तथा वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने साथियों के सहयोग से
बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति, ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के समय काबुल में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में दिसंबर 1915 ईस्वी में एक अस्थायी भारत सरकार का गठन किया गया। कर्नल वायली की लंदन में 1909 ईस्वी में मदन लाल ढींगरा ने हत्या कर दी तथा सावरकर को नासिक शरणार्थी केंद्र की जो है केस में सजा एक काली पानी हुई। ठीक है ना, जो आपका जो है इस समय भी बहुत ही हॉट मुद्दा बना रहता है इनको लेकर के, आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग गदर पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। दिया गया आपका, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त करना था। गदर पत्रिका के नाम से ही हिंदी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ा था। गदर आंदोलन के नेताओं का मानना था कि भारतीय दुर्दशा का मूल कारण भारत की गुलामी है, अतः क्रांति व सशस्त्र विद्रोह के बल पर इन्होंने पंजाब से ब्रिटिश सत्ता उन्मूलन का विचार रखा। गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था। अब देखते हैं इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना। अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट दल तकनीकी वायसराय लॉर्ड मिंटो के शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। दिल्ली दरबार की को देख लेते हैं। दिया गया आपका, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का भारत में आगमन हुआ। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द की घोषणा की थी। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने का अनुमति प्रदान की थी। नेक्स्ट देखते हैं कामागाटा मारू प्रकरण 1914। दिया गया यहाँ पर, कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। अगले पेज पर देखेंगे। कामागाटा मारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा की सरकार ने इसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। कामागाटा मारू यात्रियों के अधिकार की लड़ाई हेतु शोर कमेटी का गठन किया गया था। शोर कमेटी के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो यह जो है कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित है। होम रूल लीग की बात करते हैं। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। बाल गंगाधर द्वारा 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। आगे देखते हैं। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वदेशी स्वशासन की मांग की। तिलक ने मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, व केसरी, जो कि मराठी भाषा में था, पत्रिकाओं के माध्यम से जन सामान्य में स्वशासन व राष्ट्रीयता के विचारों का प्रचार किया। इसके बाद देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के निर्णय से असंतुष्ट और 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित युवाओं ने पुनः क्रांति का पथ चुना। अक्टूबर 1924 में
कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य 1925 में काकोरी कांड ने अंजाम दिया। ठीक है, अब देखिए इसका नाम बदलकर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, याद रखिएगा। काकोरी कांड में शामिल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां व राजेंद्र लिहाड़ी व रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, किंतु चंद्रशेखर आजाद बच निकले। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय लाहौर पुलिस की लाठी चार्ज से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके प्रत्युत्तर में भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। यह लाहौर षड्यंत्र केस कहलाया। ठीक है ना, वही सैंडर्स को की हत्या जो है लाहौर षड्यंत्र केस कहलाया। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने रिपब्लिकन सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट एक्ट के प्रतिरात्मक विरोध में केंद्रीय सभा में बम फेंका और जानबूझकर गिरफ्तारियां दे दी। इनका उद्देश्य बहरी सरकार तथा अपनी बात मंगवाना पहुंचाना था। ठीक है ना, सरकार बहरी हो गई है, इनके पास जो है अपनी मांग पहुंचाने का यही एक मास्टर आता था। आगे देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। यह है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। इसके पहले फरवरी में चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बम नामक किताब की रचना की थी। ठीक है, कौन की थी? द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा। जेलों में अवमाननीय परिस्थितियों का विरोध में भूख हड़ताल करते हुए क्रांतिकारी जतिन दास जी 63 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए थे। अगले पेज पर आएंगे, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। आगे देखते हैं, दिया गया आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में हुई थी। इसके संस्थापकों में M.N. राय प्रमुख थे। प्रमुख षड्यंत्र केस, इसके बाद जो है कौन कौन से केस हुए थे इसके बारे में देखते हैं। पहला है आपका पेशावर षड्यंत्र केस, जो कि 1922-23 में हुआ था। यह केस मॉस्को से कम्युनिस्टों के भारत आने की पृष्ठभूमि पर ब्रिटिशों द्वारा चलाया गया था। इसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने हेतु पेशावर लाया गया था। यह मुकदमा 1922-23 ईस्वी में पेशावर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है कानपुर षड्यंत्र केस 1924। कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। इस पर भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना का आरोप लगाया गया। SS डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नीलानी गुप्ता तथा कई अन्य साम्यवादियों को कानपुर षड्यंत्र केस के कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद देखते हैं मेरठ षड्यंत्र केस। मार्च 1929 ईस्वी को सरकार ने देश भर से लगभग 32 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। इससे आधे तो राष्ट्रवादी तथा व्यापार संघ के लोग थे। इन कम्युनिस्टों ने इस बात की घोषणा की थी कि वे क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते हैं। आगे देखते हैं, कांग्रेसियों ने साम्यवादियों के विरुद्ध सरकार द्वारा लगाए गए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया था। उसके बाद देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कानपुर में स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, शिव शर्मा, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारियों ने योगदान दिया था। इसके बाद देखते हैं काकोरी षड्यंत्र। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को
सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस तहत मुकदमा चलाया गया था। आगे देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी SHRA की गठन किया गया। अगला फैक्ट है चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना था। उसके बाद देखते हैं चटगांव शस्त्रागार कांड। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बंगाल के सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। सूर्यसेन ने रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को, जिसमें आपके अंबिका चक्रवर्ती, प्रतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त आदि के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रागार कांड को अंजाम दिया था। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसके तहत 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। प्रतिलता वाडेकर की चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते वक्त मृत्यु हो गई। दिसंबर 1931 को सुनीता चौधरी तथा शांति घोष ने गोली मारकर एक जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। फरवरी 1932 को बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर जनरल को गोली मार दी थी। राष्ट्रवाद का क्रांतिकारी चरण इसलिए और विशिष्ट होता जाता है क्योंकि पहली बार इस समय महिलाओं की क्रांतिकारी भूमिका प्रभावी रूप से सामने आई, क्योंकि इन्होंने जो है बड़ी भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। यहाँ पर देखिए 1917 का समय आ जाता है, तब महात्मा गांधी की जो है एंट्री होती है आपके भारत में। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इंग्लैंड में बैरिस्टर की शिक्षा लेने के बाद भारत आने पर उन्होंने पहला केस राजकोट में लड़ा था। 1893 में अब्दुल्ला का केस लड़ने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका डरबन चले गए और वहीं पर उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई थी। अफ्रीका में गांधी जी ने टालस्टाय व फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी और 1906 ईस्वी में पहली बार सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत वापस आए और इनकी उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1930 को भारत सरकार ने प्रवासी दिवस मना रही है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाली थी। आगे देखते हैं नवजीवन में साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया गांधी जी द्वारा संचालित होते थे। 1909 में उनकी हिंद स्वराज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने भारत पर पड़ते पाश्चात्य प्रभावों पर प्रतिचिंतन व्यक्त किया और लिखा कि अंग्रेजों को बाहर निकालने से अधिक आवश्यक अंग्रेजी को बाहर निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गांधी जी ने गुजराती भाषा में माई एक्सपेरिमेंट विद द तुथ नामक आत्मकथा लिखी। इसका अंग्रेजी अनुवाद उनके सचिव महादेव देसाई ने किया था। अगले पेज पर आते हैं, दिया गया है आपका 1917 से 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस चरण में हिंदू मुस्लिम मतभेद ने अपने चरम स्तर पर पहुंच गया था। परिणामतः 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। सबसे पहले कब की थी? 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी।